हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हब पे स्वागत है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें केवल छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें सीढ़ियाँ खुद ही बनाना है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश लेसन का, प्रकाश लाइट में हम बहुत सी चीज़ें पढ़े थे। तो अंत में शायद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का विसरित परावर्तन। तो टाइम को अधिक वेस्ट ना करते हुए हम अपना सेशन को चालू करते हैं ना। प्रकाश का विसरित परावर्तन। प्रकाश का विसरित परावर्तन होता क्या है? प्रकाश किरणों के किसी खुरदुरे तल पर गिरकर बिखर जाने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। अंत में यही हम लोगों ने पढ़ा क्या था? सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या ऊर्जा होता है। उसके बाद प्रकाश के गुण को पढ़ा था। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश कितनी चाल से चलता है, प्रकाश कैसे क्या करता है, उसकी क्रियाविधि थोड़ा सा जाने थे हम लोग, जो है उसके गुण के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कहीं कहीं जो है बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया है कि जो है उसी मार्ग गलत है। प्रकाश किरणों के किसी चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा था। परावर्तन के नियम जो दो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाया करता है। तो उसके दो नियम थे। क्या था? आपतित किरण, ये प्रकाश किरण आई, चिकना तल से टकराई, इधर जो है कलाई किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ये आपतित किरण। परावर्तित किरण यहाँ अभिलंब होता है ना, यहाँ पर आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर होता है ना। तो जो दो नियम दिए गए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। सिंपल सा है, जो दिख भी रहा है। उसके बाद दूसरा क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। यही दो नियम था, बस हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे प्रकाश का विसरित परावर्तन। प्रकाश का विसरित परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किरणों के किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़कर फैल जाने की घटना को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। विसरित परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। विसरित परावर्तन होता है, उसके बाद वस्तुओं से प्रकाश किरणें हमारे नेत्र पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर मैं कहूँ यदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर दिया जाए, कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कर देती हैं, तो हमें वह वस्तु अत्यधिक चमकती हुई प्रतीत होती है और आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आंखें चकाचौंध हो जाती है और वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए जो है अखबार के पृष्ठ को खुरदुरा बनाया जाता है। अखबार के पृष्ठ को इसीलिए खुरदुरा बनाया जाता है जिससे प्रकाश का जो है विसरित परावर्तन हो जाए और वस्तुओं और उसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो अक्षर हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो अब हम आज आगे चलते हैं। तो आपकी अब अगली हेडिंग हो जाएगी समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सिंपल सा, यह कांच की बनी हुई एक समतल चादर होती है जिसके एक पृष्ठ पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है। ये कांच की एक समतल चादर हो गई जिसकी एक पृष्ठ पर हम चमकदार पॉलिश कर देते हैं और इसका एक तल चिकना होता है ना। यह कांच की बनी हुई एक समतल चादर होती है जिसके एक पृष्ठ पर चमकदार पॉलिश कर दी जाती है, समतल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं।
यह कांच की बनी हुई एक समतल चादर होती है जिसके एक पृष्ठ पर चमकदार पालिश कर दी जाती है। जिसके एक पृष्ठ पर चमकदार पालिश कर दी जाती है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। ये अभी नीचे ये वाला चित्र बना लेंगे। इसके हम एक पृष्ठ पर चमकदार पालिश कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। ये क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। यह कांच की बनी हुई एक समतल चादर होती है जिसके एक पृष्ठ पर चमकदार पालिश कर दी जाती है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी। देखिए समतल दर्पण क्या करता है। समतल दर्पण वस्तुओं का सीधा आभासी और वस्तु के बराबर तथा दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनाता है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। ये आपका समतल दर्पण हो गया। इस पर क्या होगा? पेंट किया रहेगा, कलाई किया रहेगा। अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है इससे हम कुछ दूरी पर रख दे रहे हैं। ये आपकी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए h ऊंचाई की है और हम इसको d दूरी पर रख दे रहे हैं, है ना। तो जो यहाँ प्रतिबिंब हमारा बनेगा दर्पण के अंदर, प्रतिबिंब अगर h ऊंचाई की वस्तु है तो प्रतिबिंब की भी जो ऊंचाई होगी वो h होगी। अगर d दूरी पर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की भी जो दूरी होगी वो d होगी। ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आया। मान लीजिए यहाँ h ऊंचाई की वस्तु रखी गई है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वो भी h ऊंचाई का होगा। और यदि दर्पण से d दूरी पर रखी गई है वस्तु तो उससे d दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। लिखिए इसमें, पहले लिख लेते हैं उसके बाद चित्र बनाते हैं। समतल दर्पण वस्तुओं का सीधा और आभासी प्रतिबिंब
सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण वस्तुओं का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है ना। समतल दर्पण वस्तुओं को सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। नोट कर लीजिए इसे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रश्न है आपका, किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को 0.25 मीटर दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से क्या होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को 0.25 मीटर दर्पण की ओर खिसकाने पर प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से क्या होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है, पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर वस्तु की दूरी कह रहा है कि कितना है, 100 सेंटीमीटर। ये आपका जो है वस्तु की दूरी कितना दिया। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने लगेंगे, जितने भी फिजिक्स का हो या मैथ का जो भी हो आपका, मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस हो, पहले क्वेश्चन जो लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, पहले गिवन डाटा नोट कीजिए। यहाँ दिया है वस्तु की दूरी, है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो दिया है दर्पण से वस्तु की दूरी, है ना। मान लीजिए ये आपका दिया गया है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर हम इसका चित्र बनाएं तो ये हमारा मान लीजिए सपोज दैट आपका एक समतल दर्पण है ना। अब यहाँ ये हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी हुई है ना, कुछ भी हो, इसकी लंबाई कुछ होगी अपना, ये 100 सेंटीमीटर बता रहा है। जब ये 100 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब होगा वो भी 100 सेंटीमीटर पर होगा। पहली कंडीशन तो यही है कि भाई जब वस्तु को हम 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना, तो 100 सेंटीमीटर पे ही बनेगा प्रतिबिंब। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु को 0.25 मीटर दर्पण की ओर खिसकाया जा रहा है, मतलब
वस्तु को कितना खिसकाया जा रहा है, पहले देखते हैं। वस्तु को खिसकाया कितना, 0.25 मीटर यहाँ दिया है। इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर क्या होता है, मीटर जो है सेंटीमीटर में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि इसको 25 सेंटीमीटर दर्पण की ओर खिसकाया गया है। तो अब जो नया कंडीशन बन के आएगा, ये मान लीजिए आपका, चलिए ऊपर तो क्वेश्चन लिख ही गया होगा, इसको मिटा देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ये आपका दर्पण है, कलाई किया हुआ है। अब जो है मान लेते हैं, ये पहले वस्तु कहाँ रखी थी, पहले वस्तु यहाँ रखी थी, है ना, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि इसको हम 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम इसको 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी जो वस्तु है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर इसको दर्पण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आ गई, है ना। ये हम कितना आगे बढ़ा दिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हम इसको आगे बढ़ा दिए। तो अब ये दूरी कितना बचा, अब ये हमारा 75 सेंटीमीटर बचा। कितना बचा, 75। जब ये 75 हो गया तो ये भी तो, अब जब यहाँ वस्तु थी तो यहाँ प्रतिबिंब था, अब यहाँ वस्तु आ गया, जितना पास आएगा तो ये भी हो जाएगा 75, है कि नहीं, 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो नई स्थिति क्या हो जाएगी, 75। तो ये हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना, 75 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ नोट लिखेंगे। लिखिए नोट। नोट ये पैसे वाला नोट तो है नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है, ये जान लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं हम। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये हमारा समतल दर्पण है और इसके सामने हम कह रहे हैं कि चलिए अगर हम d दूरी पर यहाँ खड़े हैं तो यहाँ प्रतिबिंब भी हमको d दूरी पर दिख रहा है ना। अगर d दूरी पर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर d दूरी पर दिख रहा है। अगर मान लो सपोज दैट हम इधर कुछ चाल से ऐसे आगे बढ़ेंगे, जो भी चाल हो, तो ये भी इधर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये इधर आएगा, है ना। मतलब अगर हम मान लीजिए v वेग से इधर चल रहे हैं तो ये भी v वेग से इधर आएगा, तो हम इधर चल रहे हैं तो ये भी इधर आ रहा है। तो मतलब दोनों की दिशाएं क्या हो जा रही है, चलने की विपरीत हो जा रही है। अगर यहाँ पर हमें यहाँ से हम चल रहे हैं, उसके बाद इधर से भी ये प्रतिबिंब भी चलता हुआ आएगा, तो हमको कैसा वेग दिखेगा, हमको ये वाला वेग प्लस ये वाला वेग मिला के 2v वेग दिखेगा। ऐसा लगेगा कि हम जिस चाल से चल रहे हैं उसके दुगने चाल से वस्तु हमारी ओर आ रही है ना। तो पहला नंबर आपका यही हो जाएगा कि दर्पण के सामने v वेग से चलने पर हमें वस्तु 2v वेग से आती हुई प्रतीत होती है ना।
तो ये हो जाएगा आपका दर्पण के सामने समतल दर्पण। सामने वस्तु के विवेग चलने पर वस्तु 2v वेग से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने v वेग से चलेगी तो वो 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर ये है कि ये जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत, इनफाइनाइट। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला नंबर देखते हैं। किसी वस्तु का समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की लंबाई के आधी लंबाई का दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को वस्तु की लंबाई का आधा समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। मतलब यदि कोई वस्तु 8 मीटर की है तो हमें कितने जो है लंबाई की दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी? उसका आधा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। बातें समझ में आई? इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे।